देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे राजस्थान में उठे सियासी बवंडर की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी पर जारी किचकिच की। कांग्रेस में आपसी सिर फुटबॉल के बाद बीजेपी और बीएसपी भी अब सवाल उठाने लगी है। दरअसल सचिन पायलट की बगावत कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। गहलोत चारों तरफ से घिरते जा रही हैं। एक तरफ पायलट गुट तो दूसरी तरफ राज्यपाल द्वारा सत्र नहीं बुलाने पर कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है और ऐसे में इसीलिए गहलोत सरकार ने तीसरी बार सत्र बुलाने के लिए पत्र भेजा है। अब राज्यपाल की क्या भूमिका होगी? क्या राज्यपाल सत्र बुलाने की अनुमति देंगे या फिर कोई पेंच फंसा देंगे? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में सियासी पारा चरम पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। एक तरफ पायलट गुट उनके गुट के विधायकों को तोड़ने में लगा हुआ है, तो वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र सत्र बुलाने को लेकर प्रस्ताव लौटाते जा रहे हैं। कांग्रेस में बीएसपी के विधायकों के विलय का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। वहीं अब बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस दंगल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर कैबिनेट बैठक की, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास हुआ। ये तीसरी बार है जब कैबिनेट विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया और राज्यपाल को भेजा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नर्स का इस तरह से इस्तेमाल होता है। अनेक उदाहरण है, कोई पहला नहीं है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जब सेशन बुलाना चाहती है ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ करने के लिए वैसे, तो एक दिन का 24 घंटे का नोटिस, 48 घंटे का नोटिस, उस तरह से होता है। लेकिन इसमें कोरोना जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए और महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए, कानून पास कराने के लिए अगर सत्र बुलाया जाता है तो उसमें अड़चने पैदा की जाती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर हुई कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से ही बुलाने की मांग जारी रखी जाएगी। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में राज्यपाल की आपत्तियों पर चर्चा हुई और सभी आपत्तियों को सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद राजस्थान कैबिनेट ने एक बार फिर राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में कहा गया कि राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह माननी होती है, वरना संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। इसके पहले 2 बार मांग खारिज करने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा था कि वो सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को 21 दिन का नोटिस देने की शर्त माननी पड़ेगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर गहलोत सरकार से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी सवाल किया था। राजस्थान का सियासी दंगल पहले बीजेपी बनाम कांग्रेस था, अब मायावती ने भी गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सियासी टकराव के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद बीएसपी ने बिना शर्त 6 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को दिया था, लेकिन कांग्रेस ने धोखेबाजी की। सीएम अशोक गहलोत ने असंवैधानिक रूप से सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया। बीएसपी मुखिया ने कहा कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए पार्टी ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। पार्टी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक मामले को लेकर जाएगी। बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खास तौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे, लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मायावती ने बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर चुने गए 6 विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी कार्यवाही में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। माया के मुताबिक कांग्रेस ने जो भी किया है वो संविधान की 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। इसलिए बीएसपी ने 6 विधायकों को व्हिप जारी करने का निर्देश दिया है कि वो सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही वोट डालेंगे।
26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बीएसपी ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार बीएसपी को धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है। राजस्थान में सियासी शह और मात का खेल जारी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सियासी जंग जारी है। इस जंग में कौन जीतेगा इसका तो पता नहीं। कांग्रेस जहां राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठा रही है, तो वहीं राज्यपाल संविधान की दुहाई देकर गहलोत को गच्चा दे रहे हैं। अब सवाल है कि विधानसभा सत्र बुलाने में इतने सवाल क्यों? जब गहलोत के पास बहुमत है तो वो सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो दरअसल आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र में कि आखिर जब राज्यपाल को बार बार कहा जा रहा है कि आप विधानसभा सत्र बुलाइए, तो आज आखिर राज्यपाल क्यों विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे? क्योंकि कांग्रेस में आपसी सिरफुटव्वल की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल सामने हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि अब कांग्रेस में तो हालात खराब हैं, लेकिन क्या बीजेपी और बीएसपी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? और अगर राज्यपाल सत्र बुलाएंगे तो किस स्थिति में बुलाएंगे? क्योंकि जो 3 शर्तें रखी गई है, क्या इस बार भी उन्हीं 3 शर्तों को दिखा दिया जाएगा? इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हमारे साथ है, सांसद हैं बीजेपी के। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। संगीता गर्ग जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। संगीता गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और सुभांश राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर मनोज राजौरिया जी आपसे है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, एक बार फिर से कैबिनेट में प्रस्ताव पास और राज्यपाल के पास भेज दिया, क्या लगता है इस बार बुलाया जाएगा विधानसभा सत्र? निश्चित रूप से नेहा, विधानसभा सत्र बुलाना होगा और बहुत ही आवश्यक है। मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय जी ने कभी मना नहीं किया। हमेशा ही उन्होंने जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ प्रश्न किए और कांग्रेस ने उनमें जनता में और देश में भ्रम फैलाने का काम किया। ये कानूनी सम्मत काम है, संवैधानिक काम है। राज्यपाल ने हमेशा ही संविधान के अनुसार काम किया है और कुछ प्रश्न उन्होंने किए थे। आज अच्छा हुआ कि राजस्थान की कैबिनेट ने उन प्रश्नों का जवाब देकर दोबारा प्रस्ताव भेजने का काम किया, तो हम उसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि संविधान के मुताबिक ही सत्र आहूत होगा। ठीक है। संगीता जी, राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन जो 3 शर्तें सामने रख दी, क्या लगता है कि 3 शर्तें कितनी बड़ी शर्तें हैं और क्या इन 3 शर्तों को मानना सही है, जायज होगा? क्योंकि राज्यपाल का एक तरफ ये कहना है कि 21 दिन का नोटिस दीजिए, आप सत्र बुलाइए, और ऐसे में अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए नेहा जी, कल भी हमारी विषय पे चर्चा हुई थी और मैं मनोज जी जो सांसद भी हैं उनको भी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि देखिए 1996 का दौर था जब उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय महामहिम कलराज मिश्र जी, और उनके द्वारा राजभवन का घेराव किया गया था। उस वक्त अगर वो सही थे तो आज राजस्थान की सरकार गलत कैसे हो सकती है, मेरा सवाल ये है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 1 बार नहीं 2 बार नहीं अपितु 3-4 बार उनसे मुलाकात कर चुके थे, उनको सारी परिस्थितियों से वाकिफ करा चुके थे, और जिस दिन राजभवन में तमाम विधायक वहां मौजूद रहे उसके पहले दिन भी वो उनसे मिलके गए। तो ऐसा कौन सा दबाव था, ऐसी कौन सी उनकी परिस्थितियां थी कि जहां वो राजस्थान सरकार को विधानसभा आहूत करने की इजाजत नहीं देते? बड़ी हास्यास्पद बात है कि उनका कहना था कोरोना है इसलिए हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा यहाँ पर नजर आता है कि मध्य प्रदेश में आप संसद बुला सकते, विधानसभा बुला सकते हो,
आप अपने जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप विधानसभा सत्र बुला सकते हो। इवन कि आप मध्य प्रदेश में तो कोरोना के समय में ही सरकार भी बुलाते हो। और देखिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार बनी, मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश उस बात को भली भांति जानता और समझता है। महाराष्ट्र में हर सुबह आप गवर्नर साहब को जगा देते हो और मुख्यमंत्री बना देते हो, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। तो राजस्थान में एक तरफ आप कहते हो कोरोना है, दूसरी तरफ आप कहते हो राजस्थान सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और नई बात ये कह रही, देखिए राजस्थान सरकार जैसी संवेदनशील सरकार देश में कोई भी सरकार नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके का काम कोरोना काल में हुआ, लॉकडाउन समय में हुआ, उसकी बुरी प्रशंसा तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी की है। और ये सारी बात मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जैसे नेता, जो संवेदनशील नेता है, जनता के लिए हरदम हर कदम पर तैयार रहते हैं। और वो वहां पर बैठ के भी और यहाँ पर भी मंत्री उनके आज भी सचिवालय आकर जनता के काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो उनको पता है कि जनता के काम किस तरीके से करने हैं, क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं। काल में जो हालात और जो स्थितियां राजस्थान में बनी हुई है, मैम, इसे देखते हुए कैसे कहा जा सकता है कि अभी जनता से जुड़े हुए काम हो रहे हैं? एक सवाल मेरा यहाँ पर सुभ्रांश जी आपसे है, जो हालात फिलहाल है और राज्यपाल को इससे पहले 2 बार प्रस्ताव दिया जा चुका है, दोनों बार जो हालात रहे वो आपके सामने हैं, तीसरी बार ये प्रस्ताव गया है, क्या लगता है कि सत्र बुलाया जाएगा? ये 3-4 बड़ी बातें हैं जिसको हमें बारीकियत से समझना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नर बाध्य है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करने की। गवर्नर के बॉस का नाम भारत का संविधान है। अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा के बॉस का नाम कुछ अलग हो सकता है, वो उनकी कही हुई बातें मान सकते हैं, लेकिन अगर वो महामहिम की कुर्सी पे विराजमान है तो उनको संविधान को मानना ही होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सवाल ये नहीं पैदा होता है कि गवर्नर ऐसा डिले क्यों कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर राजस्थान की कैबिनेट ने ये प्रस्तावना पास किया तो ये संविधान के तहत, उस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत, ये उनकी मजबूरी है कि उस दायित्व का पालन करें। अब पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। खैर ये सेकेंड लाइन चर्चा का विषय है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कोरोना का सब्जेक्ट इन्होंने दिया है, जिसके भिलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई थी, जिस भिलवाड़ा मॉडल से या जो सबसे ज्यादा कोरोना से रिकवरी रेशियो था राजस्थान का, उस तहत की स्वास्थ्य व्यवस्था राजस्थान ने डेवलप किया और उस भिलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ने लागू करने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री जी ने उसका कई बार जिक्र किया। अगर वो भिलवाड़ा मॉडल सक्सेस था तो आज राजस्थान की जनता द्वारा चुनी गई सरकार का, चाहे उनके आपसी मतभेद कुछ भी हो, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार का कम से कम आप उस प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से तो आप दूर नहीं रख सकते। आखिर क्या प्रॉब्लम है गवर्नर साहब को बुलाने में? और रही बात, हम जो बार बार संविधान की 21 दिन के जो रूल बुक की बात करते हैं, तो क्या रूल बुक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पे अप्लाई होता है? वो रूल बुक हम भूल जाते हैं क्या कि महाराष्ट्र में रात को 11 बजे चर्चा शुरू होती है राष्ट्रपति शासन हटाने की। रात को 11 बजे, सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। तब रूल बुक क्या बदल जाता है क्या? माना कि केंद्र में आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन इस प्रचंड बहुमत का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना या उनके जीवन स्तर को बढ़ाना, उनके जान माल की सुरक्षा करना और उनको और प्रफुल्लित सुनिश्चित करना। चलिए इस पे रिएक्शन ले लेते हैं सर, रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, क्या ये संविधान जिसकी दुहाई राज्यपाल दे रहे हैं, क्या ये सिर्फ राजस्थान के लिए ही है, तमाम बाकी राज्यों के लिए? देखिए नेहा, मैं हमारे मित्र राय साहब को बताना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें की और एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इन्होंने अपने ख्याल रखे हुए, इनका स्वागत करता हूँ। लेकिन सिर्फ एक पक्ष से इन्होंने चीजें देखी, दूसरे पक्ष से नहीं देखी। मैं इनके सामने दूसरा पक्ष रखना चाहता हूँ और इनके माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूँ कि आप एक चीज समझाइए कि आखिर क्या जल्दबाजी और चिंता कांग्रेस नेतृत्व को है कि वो उसी दिन राज्यपाल के यहाँ मिलने जाते हैं और साथ में प्रस्ताव लेके जाते हैं कि साहब हमको विधानसभा सत्र लागू करना है। होटल के अंदर बैठ के रणनीति तय करते हैं और राज्यपाल महोदय जी ने बड़ा दिल करके
उसे सभी विधायकों को सम्मान पूर्वक गवर्नर हाउस, और उस वक्त उन्होंने ये दबाव डालने की कोशिश की, जो नारेबाजी की, जो दृश्य पैदा किया कि हम सब लोग आगे हैं, या तो आप अभी के अभी साइन कीजिए और नहीं तो हम यहाँ नारेबाजी करेंगे। क्या ये हमारी बहन संगीता जी को ये दबाव नहीं दिख रहा था? ये संविधान को दबा अपने जूतों के तले रौंद कर जिस तरीके से कांग्रेस ने 51 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया, इस सरकारों को उखाड़ के फेंक के राष्ट्रपति शासन लगाया, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में एक बार भी, आपको मैं बताऊं, अभी मोदी सरकार के बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बदनाम करने का काम, दोगला चेहरा, हमारी बहन कह रही थी संगीता जी की भाजपा का दोगला चेहरा है। मैडम संगीता जी, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखिए कि दोगला चेहरा किसका, भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस का है? अरे आप अपने विधायकों में, आपके अपने मंत्रियों में, अपनी पार्टी में विश्वास रखते हैं तो आपको क्या जल्दबाजी है, क्यों चिंता कर रहे हैं? आप संविधान से बंधे हुए हैं। राज्यपाल भी अभी हमारे राय साहब कह रहे थे कि राज्यपाल संविधान के नियम से बंधे हुए, उससे ऊपर नहीं है। निश्चित रूप से उनको अनुमति देनी पड़ेगी। मैंने आपको पहली बात में शुरुआत में कहा उनको देनी होगी, लेकिन जो जल्दबाजी और हड़बड़ी में और छाती पे पैर रखकर गवर्नर हाउस में आप धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता राज्यपाल भवन का घेराव करेगी, आप आखिर ऐसा क्या धमकी देना चाहते हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था आपके पैरों तले आप कुचल देंगे? आप सरकार चला रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं? और जब आपको 21 दिन का समय दे दिया गया है, अब आपको कौन सी हड़बड़ी? आप कोरोना में काम कीजिए, आपके मंत्रिमंडल को और विधायकों को अपने होटल से बाहर निकाल के सचिवालय में भेजिए और प्रत्येक जिला मुख्यालय पे आपके प्रभारियों को भेजिए, प्रभारी मंत्रियों को, विधायकों को भेजिए कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और अपना काम करें, जनता के हित में काम करें। 21 दिन बाद में या गवर्नर साहब जो भी समय देते हैं उस समय विधानसभा में आइए। लेकिन सर, जब सरकार सत्र चाहती है कि सत्र बुला लिया जाए तो फिर 21 दिन का नोटिस दीजिए। सर, ये अगर चीजें आप राजस्थान में लागू कर रहे हैं तो यही मणिपुर में भी लागू किया जाता, क्यों वहां पर 8 दिन में आपने सत्र बुला लिया? नेहा, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि जो 21 दिन का नियमानुसार संविधान के मुताबिक और जो रूल बुक है, नियम है, उसके अनुसार उन्होंने समय दिया है। तो सर क्या वहां पर नियम फॉलो नहीं किया जा रहा क्या? और तमाम राज्यों में ये नियम फॉलो नहीं किया जा रहा, वहां पे संविधान के अनुरूप नहीं चला जा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? नेहा, जिस तरीके से राजस्थान में पिछले 15 दिन से सरकार को ढूंढा जा रहा है जनता के द्वारा, और सरकार 5 स्टार होटल के अंदर मौज मार रही है अपने विधायकों के साथ में, राजस्थान सरकार विहीन सा महसूस कर रहा है, अनाथ महसूस कर रहा है, अपनी सरकार को ढूंढ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब इनके उप मुख्यमंत्री को पार्टी से निकाला जा चुका है, कई मंत्रियों को पार्टी से निकाला जा चुका है, इनके विधायक इनसे दूर भाग रहे हैं कि हमको कहाँ हमारे ऊपर कोई एसओजी के नोटिस पे कार्रवाई नहीं हो जाए, इनके ऊपर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये राजस्थान की गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इनके उप मुख्यमंत्री जो अब पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या गवर्नर साहब एक तरफा बात कर सकते? उनको समय दे रहे हैं। विश्वास कीजिए अपने कांग्रेस के विधायकों पर, विश्वास कीजिए अपने आप पर, आप आइए। ठीक है सुभ्रांश जी, जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है सर, इससे पहले भी हमने देखा, ये सिर्फ बात बीजेपी की नहीं है, बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, जो भी पार्टी सत्ता पर होती है, केंद्र के सत्ता पर काबिज होती है, वो राज्यपाल का इस्तेमाल किस तरह हथियार के रूप में करती है, ये आपको भी बेहतर तरीके से पता है। चाहे आपने कांग्रेस का भी शासन देख लिया यहाँ और बीजेपी का भी देख लिया। ऐसे में आखिर संवैधानिक पद का इस तरह से उपयोग करना ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? नेहा, 3 बड़ी बातें हैं। सबसे पहले डॉक्टर मनोज साहब को मैं 2-3 जानकारियां देना चाहता हूं, क्योंकि सांसद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा होता है और आपने सांसद पद की शपथ ली, तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने शपथ लिया उसी कॉन्स्टिट्यूशन के पैरा 276, पैरा 162 और पैरा 167 में राज्यपाल की शक्तियों का जिक्र है। सर एक बार पढ़िएगा जरूर। एक बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर वो विधायक होटलों में मौज मस्ती कर रहे हैं, तो सर ये बताइए देश को और इस एपीएन न्यूज के व्यूअर को कि जिन विधायकों को आपने हरियाणा में रखा उनको आप कौन सी मौज मस्ती करा रहे हैं? पहले वो भी तो कुछ कर रहे हैं। एक सर सुनिए, देखिए राइट साहब प्लीज आप बात बोलिए जिसके आप नहीं, आप ये कांग्रेस की भाषा मत बोलिए, आप राजनीतिक नहीं सर, बात कांग्रेस नहीं सर, बात लोकतंत्र की है डॉक्टर मनोज, बात लोकतंत्र की है। सवाल ये पैदा होता है कि हरियाणा में जो विधायक रखे गए हैं उनके मौज मस्ती का खर्च और व्यवस्था कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लग रहा है सर ये लोकतंत्र का सवाल है कि कोई भी चुनी हुई सरकार है। और अभी आपने जो बताया घर का मनमुटाव, तो शायद सर आप भूल गए इतिहास की बातें। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर भूदेव,
उन्होंने बोला था पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। अगर आप चुने हुए लोकतंत्र में आम जनता के यहाँ एक ही अधिकार होता है, सिर्फ वोट देना, और नहीं, उस सुब्रांश वोट जी, की भी सुब्रांश जी, कीमत एक सेकंड, लगाकर एक सेकंड अगर सर। आप व्यवस्था बदल देंगे सुब्रांश तो जी, फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? सुब्रांश जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि विधायकों को पार्टी से निकाल देना ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है, बीजेपी कर सकती है अगर वो चाहे तो, लेकिन उनकी विधायकी रद्द कर देना, उनका नोटिस दे देना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है सुब्रांश जी? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि विधायक की विधायकी खत्म होगी या नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा ना, जब नहीं, सत्र नोटिस तो चलेगा। दिया गया ना स्पीकर की तरफ से। नहीं, नोटिस अगर स्पीकर का आपने पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने कारण पूछा था, उन्होंने रद्द नहीं पूछा था। हम लोग शायद बड़ी जल्दी भूल जाते हैं विधायकों की विधायिका पे क्या होगा, ये शायद हम भूल जाते हैं। हमने मध्य प्रदेश में देखा था, हमने कर्नाटक में सर, देखा क्या ये था, कारण लेके हमने हाईकोर्ट जाना नहीं, पड़ा क्या? ये सत्र जब चलेगा, जब आज बिना सत्र चले हुए क्या राज्यपाल, क्या मुख्यमंत्री, क्या विधानसभा अध्यक्ष सब लोग कोर्ट जा रहे हैं, तो ये फैसला सत्र चलने के बाद के लिए छोड़िए ना। कम से कम ये तमाम विधायक चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इनकी जिम्मेदारी राजस्थान के 10 करोड़ लोगों के लिए है। ये कहीं ना कहीं उस सुविधा और व्यवस्था से वंचित है। अगर आप सही कह रहे हैं सांसद जी कि जो विधायक अगर होटलों में बैठ के मीटिंग करे, सच्चाई है होटलों से मीटिंग नहीं होती, तो भाई उसके लिए कैबिनेट और विधानसभा का फ्लोर है, और उस फ्लोर को खोलने की अनुमति गवर्नर को देना होता है। भविष्य में क्या होगा उसके लिए वर्तमान को नहीं बांधा जा सकता है। देखिए, दामन में देखना पड़ेगा और महामहिम को डिसाइड करना पड़ेगा कि गवर्नर जो है वो संविधान की बात मानेंगे या आज भी गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन को मानेंगे। ये तो क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन तभी सवाल लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा। सवाल ये भी है ना सुब्रांश जी कि आखिर ये स्थिति क्यों आई? आपकी अच्छी खासी सरकार चल रही थी, ये स्थिति क्यों आई? ये सवाल जरा संगीता जी से पूछ लेते हैं। संगीता जी, क्या वजह आप इसके पीछे मानती हैं कि इस तरह की स्थिति और ये हालात अब राजस्थान की जनता को देखने पड़ रहे हैं? कोरोना का काल है, राजस्थान की जनता कोरोना से बचने के लिए ये उम्मीद लगाए बैठी है कि सरकार और कुछ बेहतर करेगी, लेकिन इस बीच सरकार उलझी हुई है सरकार बचाने में। क्यों हालात ऐसे हैं? बिल्कुल, देखिए नेहा जी, 2014 के बाद कमोबेश देश में हालात यही है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही वहां पर किस तरीके से धन बल के दम पर सरकारों को अस्थिर करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना शासन स्थापित करना चाहती है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश इस बात को भली भांति जानता भी है। और जो सांसद महोदय मनोज जी ये कह रहे थे कि राजस्थान को कोरोना में जनता की सुध लेनी चाहिए या उनकी चिंता करनी चाहिए, भैया आप सांसद हो, केंद्र में बैठे हो आप, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री जी को यही बात कहें? प्रधानमंत्री जी जब उनको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी होती है तो वो लॉकडाउन करते हैं, और राहुल गांधी जी ने उनको बार बार ये चेताया कि विदेशों में कोरोना ने दस्तक दी और ये एक महामारी है, हमें सावचेत हो जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को संगीता जी, धन बल के इस्तेमाल की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, सुनिए मैम, सुन लीजिए। लेकिन अभी तो जो विधायक है, उप मुख्यमंत्री, आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उन्होंने तो बीजेपी में जाने की ना बात कही है, ना वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, ना किसी विधायक ने ये बात कही है। फिर आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। नेहा, आपको समझ में नहीं आती कि जहां ये 19 विधायक अगर ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाते और हम कांग्रेस में ही हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरियाणा में संरक्षित हैं, क्यों वहां के पुलिस के संरक्षण में हैं, क्यों उनके होटलों में भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं? बताएं, इस बात को स्पष्ट करें। और यही स्पीकर महोदय के द्वारा और मुख्य सचेतक के द्वारा उनसे पूछा गया था, जिसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी धनबल के दम पर राजस्थान सरकार को अस्थिर करना चाहती है, शर्म आनी चाहिए। यानी कि सरकार में डर है संगीता जी, हमको दिया गया, अल्पमत में आने का डर है क्या? दिया गया, डर है क्या? आप क्यों बहुमत साबित करने पे आप लोग उतरे हुए हैं कि हमें आप सत्र बुलाइए, हमें बहुमत साबित करना है? कौन आपको कह रहा है कि आप बहुमत साबित करिए? देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। कौन आपको कह रहा है कि आप बहुमत साबित करिए? क्यों आप विधानसभा सत्र बुलाना चाह रहे हैं? लेकिन मैं आपकी दोनों बातें फिर मैं मनोज जी की बात को दोहराना चाहूंगी। एक तरफ आप कहते हो कि कोरोना है, जनता की सुध लीजिए, ठीक है,
दूसरी तरफ आप कहते हो कि आप क्यों बहुमत साबित करना चाहते हो। भैया सदन चलता है तो चार बातें उसमें और निकल कर आती हैं कि हमें क्या क्या काम जनता के करने हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि कोरोना में राजस्थान से बेहतर काम कहीं भी पूरे देश में नहीं हुआ, जिसका डंका न केवल देश अपितु विदेशों तक में बजा है। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बेहतर काम किया उसकी प्रशंसा तो खुद प्रधानमंत्री जी को भी करनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि देश को अशोक गहलोत जी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार कोरोना में देश को राज्य को राहत उन्होंने दी है। भीलवाड़ा मॉडल उभर के आया और ये सारी चीजें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मनोज जी खुद इस बात को जानते हैं, सांसद महोदय है, सारी जानकारी उनको है। लेकिन मैं तुमको एक बात कहना चाहूंगी कि जब 500 लोग कोरोना के पेशेंट थे तब आप लॉकडाउन करते हो। ये चीज स्पष्ट कर दीजिए, ये चीज आप स्पष्ट कर दीजिए संगीता जी, ये चीज आप स्पष्ट कर दीजिए कि विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा तो क्या विश्वास मत हासिल किया जाएगा? देखिए मैंने आपको कहा कि ये मुख्य जो कैबिनेट होती है उनका अधिकार है, वो सत्र बुलाने के लिए उनको कह सकते हैं। और ये संविधान कहता है कि ऐसी स्थिति में गवर्नर साहब को इजाजत देनी होती है। लेकिन मुझे लगता है गवर्नर साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं, जो कि उनकी गरिमा में जो उनका पद है उसके अनुसार उनको शोभा नहीं देता। हम तो गवर्नर साहब से कहेंगे कि आप अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल करिए, आप अपनी राजनीतिक जो आपका पुराना पद था उसको भूल जाइए। ठीक है शुभ्रांशु, ठीक है शुभ्रांशु, ठीक है मैम, समझ गए। शुभ्रांशु, सवाल इस बात को लेकर है कि जब भी कोई विधानसभा सत्र बुलाने के लिए सरकार प्रस्ताव देती है तो क्या उसमें एक रीजन नहीं बताया जाता है कि क्यों, किस कारण से ये विधानसभा आप सत्र बुला रहे हैं? और अगर आपको विश्वास मत हासिल नहीं करना है तो आप अगर कोई ऐसा जनता का भला करना चाहते हैं तो बहुमत से आपकी सरकार है, अध्यादेश लाइए, काम करिए, उसके बाद आप पास करा लीजिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नेहा, जितनी मुझे राजनीतिक समझ है उससे एक बात मैं जानता हूँ, जब भी कैबिनेट की मीटिंग के बाद सत्र बुलाया जाता है तो उसमें कुछ बिंदुओं पे चर्चा डाला जाता है। उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि इसमें मतलब बहुमत पास होगा या नहीं होगा, ये कोई लाइन नहीं होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। लेकिन एक बड़ा आपने और अच्छा सवाल किया, इसका एक दूसरा मतलब ये भी है, संविधान में गवर्नर को अधिकार है और गवर्नर के राज्य में जो कानूनी सलाहकार होते हैं उनका नाम होता है अटॉर्नी जनरल। गवर्नर कोई भी कानूनी प्रक्रिया, कोई भी संविधान का कोई पट, या अगर हम कहें राजनीतिक भाषा में तो कोई भी खेल तभी खेल सकते हैं जब वो अटॉर्नी जनरल से उसकी सलाह लेते हैं। और अटॉर्नी जनरल से सलाह रिटर्न में होती है, गवर्नर अपना सवाल देते हैं, कंस्टेंट पूछते हैं और राज्य का अटॉर्नी जनरल उनको जवाब देते हैं। क्या 21 दिन का ये जो रूल बुक नया स्टार्ट हुआ है भारतीय राजनीति और स्पेशली खासकर राजस्थान में, क्या उसके लिए कलराज मिश्रा जी ने और राजस्थान के अटॉर्नी जनरल से सलाह लिया या उसका कोई रिटर्न कम्युनिकेशन है? अगर है तो ये बात गवर्नर को पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए। नहीं तो क्या संगीता जी और क्या इस देश की आम जनता बार बार यही समझेगी कि महामहिम कम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्यादा हैं? एक बात। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कब कैबिनेट एक प्रस्ताव डालती है जो कि कब हमें अपना सत्र डालना है, और उस कैबिनेट के भी प्रस्ताव डालने का काम करती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो हर राज्यों में बनाई जाती है, जो मुख्यमंत्री के तहत होती है। तो उसका ये रोल होता है, उसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन का रोल होता है कि कब सत्र बैठे या कब नहीं बैठे, उसी के अंदर वो सारे प्रारूप और खाका बनाए जाते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, अभी सवाल ये नहीं पैदा होता आज के हिंदुस्तान में और आज की राजनीति में जो समस्या और चैलेंज है वो विधायक और मुख्यमंत्री नहीं है। चैलेंज ये है कि लोकतंत्र जो है वो संवैधानिक पदों द्वारा सुरक्षित है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या इस देश की जो जागरूक जनता है उसका सिर्फ अधिकार 5 साल के लिए एक बार एक वोट के रूप में सुरक्षित और सीमित है? जो हम नियम कानून और कायदे की बात अभी आप कर रहे हैं, आपने अपने पैकेज में बताया था बहन मायावती के जो 6 विधायकों की स्टोरी, तो सवाल ये नहीं पैदा होता। सवाल ये पैदा होता है प्रदेश की जनता के सामने 2 ही चैलेंज है कि उनका दिया हुए मत से लोकतंत्र सुरक्षित है या नहीं है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि गवर्नर के एक अधिकार में जो चीजें आती हैं उन्होंने उसका फॉलो किया कि नहीं किया, क्या उन्होंने अटॉर्नी जनरल से उसकी सलाह ली, जवाब हाँ या ना है। दूसरी बात यह है कि कैबिनेट, जो चाहे वो राज्य की कैबिनेट हो चाहे वो केंद्र की कैबिनेट हो, कैबिनेट का प्रस्ताव ही संविधान का प्रस्ताव होता है, उसको मानने के लिए बाध्य और मजबूर, ये दोनों शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यहाँ गवर्नर और वहाँ राष्ट्रपति
राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरी बार ये प्रस्ताव गया है राज्यपाल के पास और राज्यपाल इस पर क्या कुछ अपने राय देते हैं या फिर क्या कुछ। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र में कि आखिर किस तरह से राजस्थान में सियासी बवंडर मचा हुआ है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनोज राजौरिया जी। सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी शुभांशु जी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि किस तरह से 21 दिन का जो ये मनमानी तरीके से कहा गया कि 21 दिन का आप नोटिस दीजिए, उसके बाद आप विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। सर, ये ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राज्यपाल के जरिए भी इस पूरे मामले को टालने की कोशिश की जा रही है कि जितना लंबा खींचेंगे फायदा विपक्ष को, यानी कि मौजूदा विपक्ष जो राज्य में है बीजेपी, उसको होगा? देखिए नेहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज फायदे की और नुकसान की बात कर रहे हैं। पूरी कल्पना और झूठी कल्पनाओं के आधार पे ये कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आरोप लगा रही है और कांग्रेस के नेता लगाए तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से मिस्टर राय ने अभी आरोप लगाया कि हरियाणा में हम लोग किसी को रुकवा खातिरदारी कर रहे हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसकी निंदा करता हूँ कि बिना सबूत कम से कम आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। आपने अगर इतनी हिम्मत तो आप FIR दर्ज कराइए या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ FIR कि हमने बंधक बना रखा है, कि हमने रखा है, और अगर आपके पास सबूत है तो उनके घर वालों को बोलिए कि आप किसी भी बीजेपी नेता या बीजेपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए। आपके पास में कोई बदनामी और झूठ फैलाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई बात नहीं है। ये इनकी अंदरूनी लड़ाई थी। जिस दिन से राजस्थान की गहलोत सरकार बनी उसी दिन से यहाँ मुख्यमंत्री पद की होड़ थी, लड़ाई थी। पहले दिन से किस तरीके से पैचअप करके बेताखत से सरकार को खड़ा करके चला रहे थे, और जब इनकी बैसाखियां और इनके जो सहयोगी, इनके उप मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, इनके विधायक जब इनको छूट के इनसे दूर नाराज होकर बैठे हैं और उसका टीकरा ये भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसकी खातिरदारी कर रही, अरे उनको आने नहीं दे रही, उनको मिलने नहीं दे रही। आपको कौन मना करता है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में, बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी नहीं चाहते, हम कहाँ आपके परिवार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मेजबानी कर रहे हैं। इस तरीके के झूठे आरोप लगाने से आप कोई साबित नहीं हो जाएंगे आप अपने आप को। और दुराई बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। आप जबरदस्ती पहले भारतीय जनता पार्टी को शामिल करते हो, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आप गलत रिपोर्ट दर्ज करते हो कि साहब उनकी आवाज में टेप, फर्जी टेप आप जारी करते हो, उसके बाद में SOG के केस आप दर्ज करवाते हो। आप करना क्या चाहते हो? जनता को अपनी लड़ाई से भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाकर आप अपनी लड़ाई को राज्यपाल तक ले गए, फिर हाईकोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट से वापस आप लोग आ गए। आखिर आप करना क्या चाहते हो? सिर्फ भ्रम झूठ फैलाकर अपनी नाकामियों को छुपाकर भारतीय जनता पार्टी पे क्यों टीकरा फोड़ना चाहते हो? टीकरा फोड़ना है तो आप अपनी कांग्रेस के अंदर फोड़िए, आप अपने परिवार को संभालिए कि आपके लीडरशिप में आपके नेताओं ने विश्वास खो दिया, आपकी विचारधारा कांग्रेस की समाप्त हो रही है। आज कांग्रेस के जो युवा नेता थे वो आज ये चीज अपने आप को ऐसा है और अपनी दिशा और दशा से भटके महसूस कर रहे हैं और वो अपने रास्ते तलाश रहे हैं और वो अपने आप को भाग रहे हैं आपसे दूर होके। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? ठीक है, आप अपने घर ठीक है। सुभ्रांशु कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, उसके बाद संगीता जी का रुख करेंगे। सुभ्रांशु। डॉक्टर साहब आप बड़े भोले हैं, आपकी बात और आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पुनिया की बात आपस में मैच कर नहीं रही है। या तो पहले आप अपनी पार्टी लाइन की बात ले लीजिए फिर जिक्र करिएगा। दो बड़ी बड़ी बातें हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कौन किसके घर में छुपा हुआ है। आपके तो प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने तक का जिक्र कर गए हैं। तब यही बता दीजिए देश की जनता को और व्यूअर को कि अब अगली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी या सचिन पायलट बनेंगे। एक नंबर। दूसरी नंबर बात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे घर का झगड़ा या किसी के घर का झगड़ा और आप उसमें क्या कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सचिन पायलट की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जब जाते हैं तो देश देखता है। सर सब कुछ जग जाहिर है सर। ये जो टेलीविजन है ना, ये कैमरा है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये फोन का, ये बड़ा विजुअल होता है, ये सब कुछ बताता है। और तीसरी रही बात, आपने जो अपने कैबिनेट मंत्री शेखावत जी का जिक्र किया, ऑडियो टेप्ड है या मॉक्ड है या फर्जी है, 2 FIR आप भी कैबिनेट से यहाँ से करिए। लोगों ने देखा सर कि इस दौरान क्या क्या घटनाक्रम घटा। पैरामाउंट होटल के मालिकों के खिलाफ ED और CBI और इनकम टैक्स की अचानक जांच होने लगती है। सर देश देख रहा है सर। कोई आज के डेट में दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। सुभ्रांशु एक सेकंड सर, कहीं ना कहीं आप मानेंगे ना, मौका दिया कांग्रेस ने तभी बीजेपी अफसर ढूंढने लगी उसके अंदर। अगर अशोक गहलोत ये कहते हैं कि पिछले 1.5 साल से मेरे तो सचिन पायलट से बात ही नहीं हुई, यानी कि एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री में अगर बातचीत नहीं है
तो सर ये शासन चला रहे हैं प्रदेश में, आप सोचिए ना कहीं मौका दिया है, मानते हैं आप इस बात को? देखिए नेहा, राजनीति में ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है कि मौका दिया या नहीं दिया है। आप जिस राज्य में चली जाएंगे, जहां की बात, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो अभी आपको 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की चर्चाएं सुनने को मिलती थी। आप बिहार में चली जाएंगी तो सुशील मोदी वर्सेस रेस्ट ऑफ बीजेपी की चर्चाएं सुनने को मिलती है। सवाल ये नहीं पैदा होता, राजनीति एक महत्वाकांक्षा का विषय है। अगर आप अभी मध्य प्रदेश में चली जाएंगी तो अभी आपको सुनने में वो भी मिल रहा था कि कितनी कद वैल्यू है सिंधिया जी की, तो कितना वैल्यूएशन उस समय था, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे या नरोत्तम मिश्र बनेंगे। राजनीति महत्वाकांक्षा का विषय है और इसमें महत्वाकांक्षा पालना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, किसी कोई भी हो, उसे संविधान का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी देश में वोटर के पास एक ही हथियार है, सिर्फ वोट देने का। अगर उस वोटर के वोट देने के अधिकार को भी आप खरीद और बेच का साधन बना देंगे तब तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आपको लगता है कि राजस्थान में सरकार बेकार है, वहां लोगों के आपसी कलह झगड़े हैं, तो गवर्नर इतना बड़ा फैसला ले रहे, गवर्नर फैसला ले और दिल्ली को भेजे, राष्ट्रपति शासन लगाइए, कम से कम प्रदेश की जनता को तो नुकसान नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता कि पीछे क्या हुआ। अरे तब जमाना कुछ और था, आज हर आदमी एक आदमी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। कम से कम कुछ भी हो, लोकतंत्र में वोटर का वजूद जिंदा रहना चाहिए। वोटर को कभी ये महसूस ना हो कि मैंने वोट किसी और को दिया और मेरा दिया हुआ प्रतिनिधि कहीं और जाकर अपनी बोली लगवा आया, और वो ठगा महसूस न करे। बस इतना कहना है कि नहीं, लेकिन ये भी तो हालात देखे गए हैं ना सुभाष जी। नेहा जी सुनिए जी। हेलो जी संगीता जी बताइए। हाँ नेहा जी, देखिए मैं जाजोरिया जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि ये कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, इनके घर का मामला है। देखिए मतलब बड़ी हास्यास्पद बात होती है, इनके नेताओं के द्वारा नित नए बयान जारी होते हैं और कहते हैं हमारा लेना देना नहीं। देखिए मैं आपको 2 लाइनों में एक चीज समझाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है हिंदू के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो, गाय के नाम पर वोट दे दो, सेना के नाम पर वोट दे दो, वीरों की शहादत के नाम पर वोट दे दो, और नहीं दोगे तो नोटों के माध्यम से हम तुम्हारे वोटों को खरीद कर सरकार भी बदल सकते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। जो ऑडियो जो जारी हुआ है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, उसके ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तक कहा है कि अगर ये ऑडियो सही साबित नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ नहीं हो सकता। ये सांसद महोदय को भली बात समझ लेना चाहिए। मनोज जी बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री जी को भी समझ लेने चाहिए कि जब मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति ये कहते हैं कि अगर ये ऑडियो गलत साबित हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो भैया आपके जो सांसद महोदय जो जोधपुर से ताल्लुकात रखते हैं वो यहाँ के विधायकों को खरीदने की बात करते हैं। 30 करोड़ दे दूंगा, 40 करोड़ दे दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम तो मुंह खोलो, हम पैसे के दम पर वोटों को खरीदने की ताकत रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जो 2014 रिएक्शन ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी 2014 से चल रहा है। ठीक है संगीता जी। कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे भैया आपका लेना देना नहीं तो क्यों फिर आग में घी डालने का काम कर रहे हो? ठीक है डॉक्टर मनोज। नेहा, जिस तरीके से संगीता जी ने कहा कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो, तो ये मानती तो है कि इनके घर में आग लग रही है, ये तो मानती हैं। आज इन्होंने आपके घर में आग नहीं मैंने संगीता प्लीज संगीता जी आप संगीता जी अगर इस तरीके से नेहा इनको चुप कीजिए, नेहा इनको चुप कीजिए। मैंने पूरी बात एक एक बात रखी। संगीता जी करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। सुन लीजिए मैम, सुन अगर लीजिए। इनको बोलना है तो फिर मैं बात नहीं कर सकता। ये क्या तरीका हुआ कि उसकी पूरी बात बोलते हैं, दूसरे को बीच में बोलने नहीं, क्या बात कर रहे हैं? संगीता जी एक सेकंड आपने अपनी बात रखी ना, अब डॉक्टर मनोज राजौरिया जी को बोलने दीजिए। मैडम इनसे पहले बात बोलिए कि अगर इनको अपनी बात रखनी है आधा घंटा 1 घंटा पूरी बात रख दीजिए। 1 घंटा बोलिए, हम चुपचाप सुनेंगे। अगर आपको सिर्फ अपनी बात बोलनी है तो खूब बोलिए, हम चुपचाप सुन लेंगे, आपको कोई बात नहीं है। अगर इतनी सी बात नहीं है कि आप खुद बोल रहे हैं, मैं बीच में आपको टोक नहीं रहा हूँ, आप अलग अलग जो भी बातें कर रहे हैं मैं पूरी सुन रहा हूँ ताकि मैं जवाब दूंगा। मेरे बोलने पे आपको बीच में डालने की कहाँ मर्यादा होती है? चलिए अपनी बात रखिए। मैडम पहले बात तो संगीता जी ने जिस तरीके से कहा कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आग तो इसका मतलब आग तो इनके घर में लगी है। अपने घर की आग बुझाने में ये असफल रहे, असक्षम रहे। अभी चाहे केसीबी का भी कहीं का उदाहरण दें, झूठे आरोप लगाकर ये मुख्यमंत्री जी को तो हरिश्चंद्र बता रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो इनको बोलिए ना कि एक संयुक्त टीम बना दे, उसमें राजस्थान सरकार की एसओजी भी,
इनकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी भी भारत सरकार की भी, और फिर जो भी इनको उचित लगता हो सारी एजेंसी उसकी टेप की तुरंत तय समय में जांच करवा ले। इनका झूठ का झूठ सामने आ जाएगा, अभी इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, राजनीति से संन्यास लेना पड़ जाएगा। लेकिन वो माहिर खिलाड़ी है राजनीति के, उनको मालूम है कि ये जांच अभी मैं करवाऊंगा नहीं। टेप काल्पनिक रूप से मेरे पास आया हुआ है। इनके गृह सचिव ने, राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिख के भेजा है कि हमने कोई भी टेप रिकॉर्ड नहीं करवाया है, हमको तो सीधी सोशल मीडिया से मिला है, हमको किसी अन्य मिला। खुद अपने कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं, खुद ने स्वीकार किया कि तो हमने हमारे पास नहीं है। और दूसरी तरफ ये पुरानी बातें कर रहे हैं संगीता जी। अरे आपकी हिम्मत है तो की है कि हमने टेप रिकॉर्ड करवाया और उस रिकॉर्ड में ये है, उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवाइए उसके खिलाफ। आप क्यों नहीं करवा रहे? आप संयुक्त जांच करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे? जांच की समय सीमा तय कीजिए कि 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में हम करवा सकते हैं। बिल्कुल एसएफएल की जांच होती है, आप करवाइए ना, क्यों नहीं करवा रहे जांच? ठीक है, जांच नहीं सुब्रांश करवाएंगे जी, क्योंकि झूठे आरोप। मैडम दोनों की मेरी बातें बात आपने मुझे- सुनी सर, दोनों की नेहा, बातें मेरी आपने पूरी बात सुनी सर। सुनिए। कौन नेहा, लक्ष्मण प्लीज- रेखा पार कर रहा है सर? नेहा मेरी बात सुनिए एक मिनट प्लीज। जी। इसलिए झूठे आरोप लगा के भागना कांग्रेस की संस्कृति है और जनता को भ्रमित करना। इसी प्रकार से इनके नेता जब कहीं जवाब दे मानिस सांसद मुझे बाद में दीजिएगा, बाद में दीजिएगा प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप पूरा 1 घंटा बोलिए। ठीक है, मुझे पूरा बोलने दीजिए। अच्छा। मानेसर की बात है, मानेसर हरियाणा की बात है। आपके मंत्रियों ने, आपके 3 विधायकों ने कहा कि हम अपनी मर्जी से रहना है। उन्होंने वीडियो व्हाट्सएप कॉल करके वीडियो जारी करके कहा कि हम अपनी मर्जी से गए, भारतीय जनता पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है। इनके डिप्टी सीएम ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। इनके विधायक कह रहे हैं, ये फिर भी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर अपनी अंदरूनी कलह ठीक है को, सर, ठीक है। अब तो अपनी संगीता कमजोरी जी, को छुपा रहे हैं। संगीता जी। कब तक झूठ बोलेंगे? ठीक है जनता संगीता ने जी, इनको बता जल्दी दिया, से अपनी बात इनके रखिए, झूठ फिर मुझे के कारण सुब्रांश जी के कांग्रेस पास जाना। पतन की ओर चली गई है। ठीक है सर, ठीक है संगीता क्या जी। क्या होता है नेहा जी, अभी सांसद साहब कह रहे थे कि इनके घर में आग लग रही है। भैया मैं ऐसे कह रही हूँ, घर में आपके तो आग तो आपके भी लगी हुई है, जरा उसको भी आप संभाल लीजिए। कि आपके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, तो वसुंधरा जी क्या कर रही है, जरा उसकी भी जानकारी आप लेते रहिएगा। अदरवाइज ये ना हो कि दूसरों का घर बिगाड़ते बिगाड़ते खुद का घर बिगड़ जाए। और दूसरी बात कि जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते आवाज आती है, लेकिन जब समझाइश हो जाती है, सहमति बन जाती है, तो वापस एक जगह जमा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बर्तनों का बिखराव होता है। लेकिन ठीक है सुब्रांश जी, ये घर का झगड़ा बाहर आ गया, सार्वजनिक हो गया है सर। ठीक है, ठीक है, अब सुब्रांश जी की बारी है। ठीक है, ठीक है मैम, देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, मुझे रिएक्शन सबका लेना है। दुखी होती है, वहाँ आग लगाने पहुंच जाते हैं। ठीक है सुब्रांश जी, कौन लक्ष्मण रेखा पार कर रहा है सर? नेहा देखिए, ऐसा है ना, महत्वाकांक्षाएं किस कदर हावी है, ये दोनों के बयान आपने सुन लिए, दोनों किस ऐसा है कदर कि क्या कुछ कह रहे हैं? नेहा ऐसा है कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में ना टेप रिकॉर्ड करना कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर साहब को शायद ये बात याद होगी और भूल रहे होंगे, तो मैं याद दिला दूं। 2003 से 2008 का दौर था वसुंधरा राजे की सरकार का, और उनके ही शिक्षा मंत्री, राजस्थान के नंबर 2 मजबूत दिवंगत नेता ने उनके अपने मुख्यमंत्री को, उनकी कैबिनेट में रहने वाले शिक्षा मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा टेप रिकॉर्ड कराया। तो ये मुख्यमंत्री के लिए कोई नई बात नहीं है, ये राजस्थान में ऑलरेडी हो रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने बड़ा सुंदर जिक्र किया कि जो लोग मानेसर में ठहरे, उन्होंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके बताया कि हम सुरक्षित है। तो डॉक्टर साहब एक बात और व्यूअर को बता दीजिए और प्रदेश को बताइए कि क्या वो विधायक, क्या वो विधायक और वो उप मुख्यमंत्री हरियाणा में 15 दिन तक क्वारंटाइन कर रहे हैं क्या? अगर वो आपने उनको नहीं बुलाया है, वो अपने मन से वारुके कभी तो घर पहुंचेंगे या वही को लोग क्वारंटाइन रहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, झगड़ा अगर कांग्रेस के घर का है तो भारतीय जनता पार्टी दौड़ दौड़ के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है? अरे सर, लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, वोटर के अधिकार को सुरक्षित रहने दीजिए। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, प्रदेश की जनता को अभी कोरोना से मुक्ति चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, अगर देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल होगा तो राज्य की भी अर्थव्यवस्था का हाल होगा। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का अपना महत्व है, महत्व जिस दिन खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का वजूद खत्म हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर मनोज राजौरी, एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि हम कार्यक्रम की अब समाप्ति की ओर है। भले ही बीजेपी इस बात से डिनाई करे कि हम तो इस खेल में कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से खेल तो हो रहा है सर, मानेंगे इस बात को?
नेहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। पर्दे के पीछे से कोई खेल नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है अभी पर्दे जिस के बात का सामने जिक्र करती है, अभी खुलकर सुभाष जी करती कर है। रहे थे कि हरीश ये साल्वे सुब्रान वहां जी तो पहुंचते हैं, मुझे तो सर लगता है क्यों? कि सुब्रान जी तो जो एक राजनीतिक विश्लेषक के बजाय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की तरह अपना पक्ष रख रहे हैं, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। सर, इनको कांग्रेस दिक्कत में यही बड़ा है ना जिम्मेदार सर, डॉक्टर साहब अधिकारी की और भाजपा से पदाधिकारी सवाल बनाना पूछने तो चाहिए। उसको बहुत दर्द ही होने अच्छी लगता है। पैरवी करते हैं तब कांग्रेस तक आप गाय और की। गोबर की निष्पक्ष की राजनीति बजाय में रहेंगे सर, राजनीतिक सवाल निष्पक्ष आपसे विश्लेषण की पूछा बजाय जाएगा। कांग्रेस की जो हाईकोर्ट एकतरफा सुप्रीम पैरवी कोर्ट कर रहे हैं, कौन मैं गया इनको सर? बधाई देता बीजेपी हूँ गई। और कांग्रेस के विधायकों को इनके उज्जवल मानेसर भविष्य की रिजॉर्ट में कौन शुभकामनाएं देता संरक्षण हूँ। दे रहा है? भारतीय बीजेपी दे जनता रही है, तो पार्टी सवाल तो दोहरी पूछा राजनीति जाएगा। नहीं करती, स्पष्ट करती है, सीधी करती है। जन सेवा के और जन कल्याण के और राष्ट्र हित के काम करती है। कांग्रेस की तरह इस तरीके से नहीं होती कि आरोप लगाने की और घटिया राजनीति करती हो। और मैं लगता है कि राज्यपाल महोदय जी पे जो इन्होंने कीचड़ उछाला, या हाईकोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट गए, अपने स्पीकर से इनको भरोसा नहीं। के काम भी बता दीजिए, कौन सा जनता का काम करा है? 2014 के बाद महंगाई कम कर दी, पेट्रोल डीजल के नाम कर दिए, या फंड से जो पैसा इकट्ठा किया था मुझे लगता है कि ये मना कर देते हैं। आप लोग कौन से काम की बात कर रहे हैं? आप नेहा जी, मुझे लगता है संगीता जी को अपने आप पे नियंत्रण नहीं है कि बीच में बार बार बोलती हैं। तो मुझे लगता है कि आपने नेहा, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, मैंने नेहा जी आपके सवाल का जवाब दिया है। और इस तरीके से बीच बीच में तो कोई बहस का कोई अंत नहीं है। घर की गली की बहस नहीं है कि हम आपस में लड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजस्थान का जो सियासत है, जाहिर तौर पे वहां बवंडर देखा जा रहा है। ये पूरा जो मामला है अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, राजभवन तक जा पहुंचा है। लेकिन इस बीच सबसे अहम और बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से राज्यपाल ने 3 शर्तें रख दी है, तो क्या एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी के दबाव में है क्या राज्यपाल? ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह से चलता रहेगा तो क्या लोकतंत्र के ऊपर या फिर लोकतंत्र की हत्या हो रही है? ये सवाल अगर उठता है तो क्या इसे गलत कह दिया जाएगा? चलिए, इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।